This conference will now be recorded. अद्य मंगलवासरः अथवा भौमवासरः कार्तिक कृष्ण एकादशी दिनांक 30 नवंबर 2021 चरक मीमांसा अध्याय 4 शंखं चक्रं जलकान्दतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यथाज्ञं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षं वीक्षते आत्रेयं प्रथममुक्ते आयुर्वेदजगद्गुरु आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत्प्रेच्छति सप्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम् ओम शांति 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 चालेल आलास तर दूध तर बघ त्रिविधं खलु रोग विशेष विज्ञानं भवति तथा अप्तोपदेशः प्रत्यक्षम् अनुमानं च। तो हम इस सूत्र के बारे में सोच रहे थे और अप्तोपदेश को इतना महत्व क्यों है ये मैंने समझाने की कोशिश की थी। अभी कुछ लोग इसको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं और आधुनिक वैद्यकों में जैसे या आधुनिक शास्त्रों में प्रत्यक्ष और अनुमान इन्हीं दोनों को महत्व दिया जाता है, उसी प्रकार से महत्व देना उचित है ऐसा बताते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा सदमा इस प्रकार का होगा अगर हम आप्त प्रमाण को ठुकरा देंगे, उसका महत्व नहीं समझेंगे। तो ये जरूरी है कि आप्त प्रमाण के बारे में हमारे मन में कोई संदेह इस प्रकार का न हो, और जहां हमें ऐसा लग रहा है कि आप्त वाक्य सही नहीं उतर रहा, तो वहां पे तो हमें ये सोचना है कि हमारे सोचने में, करने में कुछ गलती है, समझने में कुछ गलती है, तो उस गलती को दूर करने का प्रयास करें। पहले ही ऐसा बता दे कि नहीं नहीं ये ऐसा ही होता है, सभी जो बातें कही गई हुए सभी सब सच है, इस प्रकार की बात नहीं है, तो आगे कुछ भी नहीं हो पाएगा। एक बार हमने ये स्वीकार कर लिया कि आगे कुछ नहीं है, तो ये हमारी गलती इस प्रकार की रही होगी, तो हमें पूरा भरोसा इस पे ऊपर रखना है कि जो बात ग्रंथों में बताई गई है वो सच्ची है इस प्रकार से, और फिर उसके आधार पर अगर उसका अनुभव नहीं आ रहा तो हमारी क्या गलती है ये देखना बहुत जरूरी इस प्रकार का। इसी बहाने बहुत जगह शास्त्र का अधूरापन इसके बारे में बहस की जाती है और ये माना जाता है कि ठीक है हमारे बस में इतना ही है, आगे हम ज्यादा कर नहीं पाएंगे इस प्रकार से, और शास्त्र की ये मर्यादा है
इस प्रकार से। और कुछ उदाहरण भी इसके लिए दिए जाते हैं कि हमारे यहाँ अप्राप्त फलकोष ये वृद्धि जो हर्निया है, ये साध्य बताया गया है। और प्राप्त फलकोष होगा है तो असाध्य इस प्रकार का बताते हैं। अभी तो सर्जरी की जाती है और ये असाध्यता का कैसे रह गई वगैरह वगैरह इस प्रकार से। या टीबी का उदाहरण ले लो कि जो मॉडर्न साइंस के अनुसार टीबी डायग्नोसिस जिसका हुआ है उसको एकेटी देते हैं तो ये साध्य होता है, चाहे हमारे हिसाब में असाध्य इस प्रकार का। तो इन उदाहरणों को लेकर ये बात की जाती है कि ये हमारी शास्त्र की मर्यादा है। तो इसमें एक अहम मुद्दा है, हम कौन होते हैं शास्त्र के बारे में बोलने वाले। ना कि हमने सभी ग्रंथों को पढ़ लिया है, सभी ग्रंथों को समझ लिया है, सभी ग्रंथों को भली भांति हम प्रयोग कर रहे हैं तो हमें शास्त्र की मर्यादा के बारे में पता चलेगा। हमने तो कुछ भी पढ़ा नहीं, कुछ भी समझा नहीं, कुछ भी प्रैक्टिस नहीं की, फिर भी हम शास्त्र की मर्यादा के बारे में किस प्रकार से बात कर सकते हैं। ये हमारी मर्यादा जरूर हो सकती है, उसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन हमारी मर्यादा और शास्त्र की मर्यादा इसमें काफी अंतर है। एलोपैथी में जब कहते हैं कि ये शास्त्र की मर्यादा है तो वहां पे सही है कि ये शास्त्र की मर्यादा ही है। व्यक्तिगत मर्यादा वहां पे भी हो सकती है अगर एलोपैथी के दूसरे कंसल्टेंट के पास मरीज जाए और वो उसको ठीक कर दे, तो समझ लेंगे कि ये उस व्यक्ति की मर्यादा थी, शास्त्र की मर्यादा नहीं। लेकिन इसके आगे कुछ नहीं हो सकता, ऐसा जब एलोपैथी बताती है तो वो जरूर ही शास्त्र की मर्यादा है। अब हमारे लिए चाहिए कि साध्यासाध्य विवेक जो है वो हमारा अच्छा हो। ये निश्चित रूप से साध्य है, निश्चित रूप से असाध्य ही है, ये बात अगर पक्की हो गई तो असाध्य साध्य नहीं हो सकता, साध्य असाध्य हो सकता है, ऐसा तो बताया गया है ग्रंथों में। तो अगर असाध्य है तो उसमें सिद्धि नहीं हुई या पूरी तरीके से मरीज बच नहीं गया तो ठीक है। साध्य अगर असाध्य हो जाता है किसी भी कारण से, वैद्यों की निदान में कुछ कमी होने के कारण, चिकित्सा में कुछ कमी होने के कारण, या फिर परहेज नहीं पाला गया, काल में परिवर्तन इस प्रकार का आ गया वगैरह वगैरह, जो भी है वो, तो उन कारणों से अगर साध्य नहीं हो रहा तो भी ये शास्त्र की मर्यादा नहीं है, ये व्यक्तिगत मर्यादा इस प्रकार की है। तो हमें इन दोनों में फर्क करना चाहिए। और वास्तव में देखा जाए तो शास्त्र के बारे में बोलने का किसी को भी अधिकार नहीं है। किसी ने कुछ शास्त्र जाना ही नहीं है, वो क्या शास्त्र के बारे में बात करेगा? तो ये मूर्खता है, इस प्रकार के शास्त्र की मर्यादा के बारे में बोलना ये मूर्खता है। लेकिन बड़े बड़े लोग इस प्रकार की बातें करते हैं और अपनी व्यक्तिगत मर्यादा को भूल जाते हैं। तो ये बात बहस का मुद्दा ही नहीं है कि शास्त्र की क्या मर्यादा है इस प्रकार से। शक्यम अस्माभिः अस्मद्विधैश्च अन्ये तथा प्रतिविधातुं यथा सिद्धेदेव औषधम एकांतेन, ये आत्रेय की जो प्रतिज्ञा है उसको भली भांति समझ लो। अस्माभिः अस्मद्विधैश्च अन्यैः, हमें या हम जैसे दूसरे लोगों को ये शक्य है कि निश्चित रूप से औषध सिद्ध ही होगा, परंतु ये दोष भेषज काल वगैरह ये सभी जो अनेक भाव है वो विमल विपुल बुद्धेरपि बुद्धिमाकुलीकुर्युः किंतु न लोभते। जिसकी विमल विपुल बुद्धि है उसको भी वो व्याकुल कर देंगे, अल्प बुद्धि वालों की क्या कथा। तो वो अगर कहने लगे कि मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है, ये शास्त्र की मर्यादा है इस प्रकार से, तो वो मूर्खता है।
तो इसलिए शास्त्र की मर्यादा शास्त्र की मर्यादा के बारे में अगर कोई बोलना आरंभ करे तो उसे वहीं पे टोक दे। तुमने कितने ग्रंथ पढ़े हैं, भली भांति पढ़े हैं क्या, सब अर्थ समझ में आया है क्या, उसका प्रैक्टिकल किया है क्या। ज्ञानेश्वर ने जैसे कहा है, एक तरी हो गया अनुभवानी। वैसे एक तो सूत्र का कम से कम अनुभव करो तो शास्त्र के बारे में बोलो। हमने कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं कर रहे हैं और फिर शास्त्र की मर्यादा के बारे में बोलते हैं, ये स्पष्ट रूप से मूर्खता इस प्रकार की। और इसलिए इसके बारे में सजग होना बहुत जरूरी इस प्रकार का रहेगा। अब प्रत्यक्षम और अनुमानम ये भी दो प्रमाण इस प्रकार के हैं। तो प्रत्यक्ष प्रमाण सभी शास्त्रों को सम्मत है, इसमें कोई संदेह नहीं। चारवाक से लेकर सभी शास्त्र प्रत्यक्ष को प्रमाण मानते हैं। सिर्फ अभी ऐसा हुआ है कि इंद्रिय द्वारा होने वाला प्रत्यक्ष ये प्रत्यक्ष प्रमाण का स्वरूप है। और इंद्रियों की अपने अपनी सीमा मर्यादा इस प्रकार की, वो हर प्राणी की अलग अलग इस प्रकार की है। सूंघने की शक्ति कुत्ते में ज्यादा है और दृष्टि जो है वो गरुड़ की बहुत अच्छी इस प्रकार की है। तो ये उनकी खासियत है कि उनके इंद्रिय उस पर्टिकुलर एरिया में अच्छे बने हैं या बहुत ही बलवान इस प्रकार के हैं। लेकिन आमतौर पर अगर हम मनुष्य की बात करें तो उसकी एक सीमा ये इस प्रकार की है कि कहाँ तक वो सुन पाता है, कहाँ तक देख सकता है, कहाँ तक सूंघ सकता है, वगैरह वगैरह। इसके बाद सतांच रूपाणाम अतिसन्निकर्षात अतिप्रकर्षात आवरणात् कर्ण दौर्बल्यात् वगैरह वगैरह इस प्रकार की बातें चरकाचार्य ने बताई है। और जो चीजें वास्तव में है उनके बारे में भी ज्ञान नहीं होता इन 8 कारणों से, ऐसा उनका कहना। अगर ये कारण दूर हो जाते हैं तो इंद्रियों द्वारा होने वाला प्रत्यक्ष और आगे बढ़ सकता है ज्यादा। अभी जो केवल इंद्रियों द्वारा होने वाले प्रत्यक्ष से काफी ज्यादा इस प्रकार का हो सकता है। और टेक्नोलॉजी ये बात कर सकती है। तो अभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी ये जो बाधा ये है प्रत्यक्ष प्रमाण में, प्रत्यक्ष ज्ञान में, उन बाधाओं को काफी हद तक दूर करती है। तो अति विप्रकर्ष बहुत दूर होने के कारण जो चीजें दिखाई नहीं देती, चंद्र तारका वगैरह वगैरह इस प्रकार से या ग्रह वगैरह इस प्रकार से, वो भी बायनोक्युलर या दूरबीन के सहायता से हम देखते हैं। बहुत सूक्ष्म जो भाव है उनको माइक्रोस्कोप के जरिए देख सकते हैं। और ये जो नई टेक्नोलॉजी आ गई, एक्सरे आ गया, सोनोग्राफी आ गई, पेट स्कैन, सीटी स्कैन वगैरह, एमआरआई, ये सब आ गई। इसके जरिए बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म भावों का या जिसके ऊपर आवरण है इसलिए वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, उनका ज्ञान होना आरंभ हो गया। अब यह टेक्नोलॉजी का करिश्मा है कि पहले फ्रैक्चर्स तो केवल हाथ से जाना था। अब एक्सरे टेक्नोलॉजी आ गई तो उसके जरिए कहाँ पे कितना फ्रैक्चर है ये देख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट है क्या ये देख सकते हैं। जो सॉफ्ट टिश्यूज है लिवर, पैंक्रियाज वगैरह को लेकर, उनके बारे में भी सोनोग्राफी ने काफी तरक्की की। और फिर आगे चलकर सीटी स्कैन, एमआरआई, पेट स्कैन, ये सब टेक्नोलॉजी आ गई और वो भी बढ़ती जा रही है। 32 स्लाइस, 68, 64 स्लाइस, 128 स्लाइस इस प्रकार के और सूक्ष्म तो सूक्ष्म भेद इसमें से आ रहे हैं, नए नए मशीन आ रहे हैं। तो इनके द्वारा होने वाला
पारंपर्य से उत्पन्न होने वाला प्रत्यक्ष, इसको हम स्वीकार करें या नहीं करें। तो कुछ वैद्यों का कहना है कि हमें उससे कुछ लेना देना इस प्रकार का नहीं है। हमारे अपने ओन पैरामीटर्स इस प्रकार के हैं, और उनके आधार पे चाहे नाड़ी या उदर परीक्षा हो या प्रश्न परीक्षा हो, जो भी हो, इसके जरिए हम भली भांति समझ ले पाते हैं। दूसरा कुछ करने की जरूरत इस प्रकार की नहीं है, टेक्नोलॉजी की मुझे जरूरत नहीं है इस प्रकार से। तो कुछ मरीज मानते हैं, बहुत सारे मरीज नहीं मानते इसको, और जब तक हम रिपोर्ट्स नहीं देखेंगे मरीज का समाधान नहीं होता। और दूसरी भी एक चीज होती है, उसने उसके लिए कुछ हजार रुपए खर्च किए होते हैं। तो इसका कुछ मतलब नहीं है, ये इसका कुछ महत्व नहीं है, ऐसा कहेंगे तो मायूसी आ जाती है। अरे मैंने इतने सब किया है और फिर भी आप देख भी नहीं रहे इसकी तरफ इस प्रकार से। दूसरी बात उसमें ऐसी है कि हमें उससे क्या पता लगता है आयुर्वेद की दृष्टि से। एक मरीज के समाधान के लिए शायद हम वो देखें, और हमें कुछ लेना देना नहीं है, ऐसा ही हमारा रोल रहेगा। तो भी उससे हमारी निदान में, हमारी चिकित्सा में कुछ अंतर होता है क्या, कुछ बदलाव आता है क्या, ये भी देखना बहुत जरूरी है। तो ये इंटीग्रेटेड में ये बात कही जाती है कि हाँ ठीक है, सीटी स्कैन में ऐसा दिख रहा है तो हमें उसके बारे में सोचना है, और कदाचित हमारे निदान में परिवर्तन आ जाएगा, बदलाव आ जाएगा, और हम उसके आधार पर कुछ निदान करें। एक सिंपल उदाहरण रुद्रपथ कामला का। कफ के जरिए पित्त का अवरोध होकर रुद्रपथ कामला होती है, ग्रंथों में निर्दिष्ट है। और श्लेष्मणा रुद्र मार्गम तक पित्तम कफ हरे में, ये चिकित्सा बताई। तो कफ से जिसका मार्ग अवरुद्ध हो गया है, उस प्रकार के पित्त को कफहर औषधियों से जीत ले, ऐसा वहां पे बताया गया। और एक ही साइन है कि श्वेतवर्चा यदा न रहा, मल का प्राकृत वर्ण पीत होना चाहिए, वो पीत छोड़कर अगर वो श्वेत वर्ण का इस प्रकार का हो जाता है तो समझ लेना चाहिए कि पित्त का अवरोध है, कफ के जरिए है। और फिर कफग्न दवाइयां देकर वो पित्त का अवरोध खुल जाए तो पुरुषे पित्त रंजित, पुरुष को पित्त से रंजन प्राप्त हो जाएगा, पीतवर्ण उसको प्राप्त हो जाएगा। पूर्व कामलिको विधि, तो बहुपित्ता कामला का जो विधि है वो करना। अब के जमाने में जब इस प्रकार से दिखता है कि श्वेतवर्चा है, उधर परीक्षण में यकृत वृद्धि नहीं है, हाथ पे तो नहीं लग रही है। अब ये बात हो सकती है कि कफ से ही मार्ग का अवरोध है, ऐसा नहीं, बल्कि कुछ ट्यूमर वहां पे बढ़ गया है और उससे मार्ग अवरोध है। चाहे प्राइमरी हिपैटोमा इस प्रकार को लिवर का ही ट्यूमर हो, या फिर दूसरे कहीं जगह ये गॉल ब्लैडर में है, या फिर बाइल डक्ट में है, पैंक्रियास में है, और फिर उसके जरिए ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है पित्त, बाहर से एक्सटर्नल प्रेशर से हो रहा है, फिर भी लक्षण तो कामला है और श्वेतवर्षा न रहा, इस प्रकार कामला है। तो अगर हम इसी प्रकार को लेकर आगे बढ़ेंगे तो कफग्न चिकित्सा करते रहेंगे, जो वास्तव में अपेक्षित होगी ही ऐसा नहीं। संयोग से अगर कफग्न चिकित्सा से उसमें राहत मिलती है और पित्त अपने स्थान पर आ जाता है, अपने मार्ग से आना आरंभ होता है, तो कामला कम हो जाएगी। लेकिन अगर ट्यूमर बढ़ता ही जाए या फिर कम तो नहीं होगा इस प्रकार से, तो
कामना बढ़ती जाएगी इस प्रकार से, या कम से कम वहीं पे स्थिर इस प्रकार की रहेगी। और फिर हमें पता ही नहीं चलेगा कि कामला से डेथ क्यों हो गई इस प्रकार से। अब टेक्नोलॉजी की सहायता अगर लेते हैं, सोनोग्राफी करवाते हैं कम से कम, तो पता चल जाएगा कि ट्यूमर है, कुछ ग्रोथ हुई है वहां पे। और फिर नखर त्वचा आंखों पर ही कामला क्यों रिफ्लेक्ट। ये इसके बारे में मैंने भी सोचने का प्रयास किया है, लेकिन ऐसा ठोस सबूत नहीं मिल रहा कि जिसके आधार पर इसका कनेक्शन जोड़ सके। तो नख और बाकी जो भाव बताए गए हैं, वो सामान्य रूप से हम परीक्षण कर सकते हैं इस प्रकार के त्वंग नख नयन नयन मूत्रादि नाम, इस प्रकार का बताते हैं, त्वंग नख नयन मूत्र वगैरह वगैरह। तो मूत्र, नख, ये तो मलभाव इस प्रकार के हैं। और ये पित्त जो शाखाओं में फैल जाता है कोष्ठगति रुद्ध होने के कारण, तो उसके जरिए ये इस प्रकार का पीत वर्ण प्राप्त होगा, ऐसा थोड़ा सा है। फिर भी केवल कामला में ही नहीं, अर्श में भी इस प्रकार का वर्णन आता है, और उसी के आधार पर वातज पित्तज कफज अर्श के बारे में भेद किए जाते हैं। तो इन सभी का एक दूसरे से रिलेशन है, ये बात सही है। तो वो कैसे रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करें, ये मैं भी सोच रहा हूँ। मेरे मन में एक बहुत बड़ा विषय है, शारीर का विचार कोश के आधार पर। कि त्रिस्कंद कोश में हमने एक शारीर आदि भावों का परिशिष्ट बनाया था, हर कोश के लिए, हेतु कोश हो, कार्य कोश हो, लक्षण कोश हो, लक्ष्य कोश हो, या औषध कोश, चिकित्सा कोश हो, इन सभी में शारीर भाव जो जो भी आए उनका संबंध वहां पे स्पष्ट होता है। तो प्रातिपदिक कोश में तो सिंगल डाटाबेस होगा, और एक शारीर भाव के भाव से जुड़े सभी प्रकार के कारण, कार्य, लक्षण, लक्ष्य, औषध, चिकित्सा, ये सामने आ जाए। हमने जो 3 आउटपुट्स उसके बारे में सोचे हैं, उसमें एक आउटपुट शारीर आदि भाव से संबद्ध निदान इस प्रकार का है। खास करके दोषों के लिए तो ये बहुत आवश्यक इस प्रकार का है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि इनका इंटर रिलेशनशिप इसमें ज्यादा स्पष्ट होगा। और हमारे शास्त्र के ऊपर जो एक बताया जाता है कि दोषों पर ही सब कार्य निर्भर है, अवयवों का उतना रोल नहीं है वास्तव में। और धातुओं के बारे में कहा गया है जो काफी एब्स्ट्रैक्ट है, उनको समझ पाना काफी मुश्किल इस प्रकार का हो जाता है। और मॉडर्न मेडिसिन में एनाटॉमी के अप्रोच से सिस्टम वाइज अप्रोच है, अवयवों को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है, और जो कार्य है वो अवयवों से जुड़ा कार्य है। तो इन एलोपैथी और आयुर्वेद में ये बहुत अंतर है इस प्रकार से। लेकिन ऐसा है हमारे दृष्टि से जितने भी शारीरादि भाव है उन सभी का एक्सप्लोरेशन इस प्रकार से हुआ नहीं है। अब ये काफी आसान है त्रिस्कंद कोश के आधार पर या फिर प्राकृतिक कोश के आधार पर, जिसका ज्यादा व्यापक इस प्रकार का क्षेत्र है। ये सभी रिलेशंस एक्सप्लोर हो जाएंगे और हमारे शारीर के मुताबिक हमारा निदान
ये एक बात अहम इसमें हो जाएगी. एक्सरेमध्ये ऑस्टिओफाइट्स जास्त दिसत असतील तर आपण काय इंटरप्रिटेशन करावा आपल्या चिकित्सेसाठी. ऑस्टिओपोरोसिस असेल तर वातवृद्धी असाच इंटरप्रिटेशन करावा. मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता. जनरली अभी जो दिख रहा है वो विटामिन D3 की डेफिशिएंसी, उसके जरिए ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोफाइट्स, तो अस्थि क्षय, ये भी ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो अस्थि क्षय के बारे में सोच सकते हैं. सुषिरत्व बढ़ गया इस प्रकार से और वात की वृद्धि है. तो प्रायो वृद्धिरितर्पणा श्लेष्मणा कृता तस्मात् तस्मक्षयस्य द्विपर्याय वायुनान वसोस्माच्च वृद्धिक्षय समुद्भवान है. तो अस्थ्या और वायु ये एक दूसरे के खिलाफ इस प्रकार के हैं. एक की वृद्धि होती है, दूसरे का क्षय होता है, एक का क्षय होता है, क्षय होता है, दूसरे की वृद्धि होती है. इस प्रकार का चलता है. तो उन बातों को ध्यान में रखते हुए वृद्धि क्षय समुद्भवान विकारांचा आदय शीघ्र, ये जो बात वाकभट ने बताई है. और बस्ते क्षीर सर्पिंशी तिक्तकोपहितानि च, अस्थि क्षय के बारे में जो बात बताई गई है वो कर सकते हैं. इस प्रकार से ऑस्टियोफाइट्स है या फिर अस्थि शीर्य बढ़ गया है इस प्रकार से. लेकिन सिर्फ वही विचार होगा ये बताना मुश्किल है. विटामिन D3 की डिफिशियंसी ये एक अहम कारण अभी हो गया है. ये वो देसी गाय का प्रचलन कम हो गया, जर्सी गाय का प्रचलन बढ़ गया, उसके लिए इसके जरिए ये हो गया. तो मूल रूप से देसी गाय का प्रचलन फिर से शुरू होना चाहिए. ये एक महत्वपूर्ण चीज है. स्पाइनच्या रिलेटेड पण बऱ्याच गोष्टी असतात. कॅनल स्टेनोसिस, बल्जिंग डिस्क, सॅक्रलायझेशन ऑफ बोन यांचा पण इंटरप्रिटेशन कसं करा. जब हमारे पास मरीज आते हैं एक अलग मुद्दा इसमें से सामने आएगा. और आधुनिक परीक्षणों का आयुर्वेदिक इंटरप्रिटेशन ये बहुत बड़ा मुद्दा है. और इंटीग्रेटेड विचार करने वाले जो भी लोग हैं वो उस सभी में हिस्सा ले. लेकिन ये प्रैक्टिशनर्स होना जरूरी है. केवल पोपट पंच करने वाले न हो, अपने ही मन से कुछ बता रहे ऐसी चीज ना. वो अगर प्रैक्टिस करने वाले हैं और उनके रिजल्ट्स है कि इस प्रकार की सोच से ये हुआ है इस प्रकार से, तो ठीक है. तो हम ऐसा नहीं कहेंगे कि ये इंटीग्रेटेड इस प्रकार का है. ये प्रत्यक्ष प्रमाण की जो कमियां इंद्रिय प्रत्यक्ष के द्वारा होती है उन कमियों को हमने दूर कर दिया. अब उसका इंटरप्रिटेशन एलोपैथी में किया जा रहा है उनके हिसाब से. वो अगर हम अपने हिसाब से करने की कोशिश करेंगे तो शायद बात बने. हम चाहते हैं कि हमारा जो भी डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट सॉफ्टवेयर या प्रातिपदिक कोश का काम होगा वो केवल वैद्य नहीं प्रयोग करेंगे. आयुर्वेद के जो चिकित्सक है वही सिर्फ प्रयोग करेंगे ऐसा मैं नहीं मानता, क्योंकि उनकी संख्या बहुत कम है. बहुत सारे BAMS लोग एलोपैथी की प्रैक्टिस कर रहे हैं. और ये प्रमाण करीबन 90 95 इतना होगा. अब ये हमसे दूर गए. ये बात सही है. कारण कुछ भी हो, कॉलेज में पढ़ाई नहीं हो, प्रैक्टिकल नहीं देख पा रहे हो, कोई इस प्रकार से उन्हें बताने वाला ही नहीं हो वगैरह वगैरह. और उन्होंने भी कुछ कोशिश नहीं की ये समझने की इस प्रकार से. फिर भी मैं मानता हूं कि उनका कसूर थोड़ा है, ज्यादा नहीं है. ज्यादा कसूर तो सब सिस्टम का इस प्रकार का है. तो उनको वापस हमें लाना है. कम से कम आने वाली पीढ़ियां जो है वो ज्यादा से ज्यादा आयुर्वेद में परिवर्तित हो जाए पूरे भारत में. ये हमें देखना है. अब जब तक अध्ययन में सुधार नहीं आता
और बहुत सारी चीजें बताई नहीं जाती, तब तक ये होना काफी मुश्किल इस प्रकार का। तो टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए इस प्रकार से लेक्चर के द्वारा लोगों तक पहुंचने की कोशिश करें, गुरुकुल गुरुकुल के द्वारा लोगों तक पहुंचने की कोशिश करें, फिर भी उसकी सीमाएं इस प्रकार से है। और लोगों को विपत्ति किस बात में है कि एलोपैथी का कुछ निदान है, एलोपैथी के कुछ परीक्षण है, और फिर उनका इंटरप्रिटेशन आयुर्वेद में कैसे करना है ये मालूम नहीं है, उसमें गंभीरता है या नहीं है ये कैसे समझना है ये मालूम नहीं, साध्या साध्य विवेक उनके ऊपर निर्भर है क्या ये भी मालूम नहीं है। इस प्रकार से अगर ये मालूम नहीं होता तो फिर अचानक मौत हो गई वगैरह इस प्रकार से अगर बात होती है तो एक बड़ा अपयश इस प्रकार का माना जाता है। तो किसी भी तरीके से अगर हम इन बातों को समझने की कोशिश करेंगे तो शायद ये बात हो सकती है कि हम अच्छे चिकित्सक बनेंगे, आयुर्वेद को छोड़ेंगे नहीं, ये तो सबसे अहम मुद्दा इस प्रकार का है। ज्ञान की प्रक्रिया में थोड़ा परिवर्तन आएगा, इंटीग्रेटेड विचार से आगे बढ़ेंगे, लेकिन फिर भी आयुर्वेदीय दवाइयों का प्रयोग करते हुए हम स्वास्थ्य प्राप्ति करवा सकते हैं, तो ठीक है, बगैर कुछ करने से ये भी अच्छा है। अगर हम आयुर्वेद की दृष्टि से उसको समझ पाते हैं तो ज्यादा बढ़िया इस प्रकार का हो। तो टेक्नोलॉजी का हम भी प्रयोग कर सकते हैं, ऐसी अवस्था आपत्ति नहीं है कि हम नहीं प्रयोग कर सकते हैं इस प्रकार से। सिर्फ हमें क्या चाहिए ये हमें निश्चित करना पड़ेगा, हम क्या देखना चाहते हैं। दोष धातु मद अवयव जो भी चीजें हैं वो हम देखना चाहते हैं, तो वो भली भांति देखेंगे तो हमारे दृष्टि से टेक्नोलॉजी का प्रयोग शुरू होगा। और फिर कोई भी वैद्य उसका प्रयोग कर सकता है। इसलिए मैंने वो जिक्र किया था कि वातजुष्ट पित्तजुष्ट कफजुष्ट रक्त के बारे में सोचा जाए, उसमें ऑब्जेक्टिविटी लाई जाए। और जैसे ये मरीज सभी एलोपैथी के रिपोर्ट लेके घूमते हैं एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर तक, वैसे वो ऑथेंटिक आयुर्वेदिक रिपोर्ट लेके घूमेंगे कि ये निदान कंप्यूटर ने कर दिया है इस प्रकार से, इस वैद्य ने इस प्रकार की दवा दी, फायदा नहीं हुआ है, अब आप देखो क्या करना है इस प्रकार से। जैसे सेकंड ओपिनियन थर्ड ओपिनियन इस प्रकार से लिया जाता है उस प्रकार से। तो ये बड़ा ही मुद्दा होगा, कैनल स्टेनोसिस, बल्जिंग डिस्क, सैक्रलाइजेशन ऑफ बोन वगैरह वगैरह। और तुमने दो तीन बातें सामने रखी, वैसे बहुत है वो। तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार से हमारे सामने एलोपैथी का इंटरप्रिटेशन आ जाए किसी भी यंत्रों द्वारा, टेक्नोलॉजी द्वारा, उसको हम आयुर्वेद की दृष्टि से कैसे सोचेंगे ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। और वो प्रैक्टिकल लेवल पे होना चाहिए। ये एक बड़ा अहम मुद्दा इस प्रकार का है। त्वचा सर्व शरीर व्याप्त आहेच, वाढलेले पित्त सर्वत्र दिसते, लेकिन ये जो ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है यकृत से निकलते हुए इस प्रकार से, उससे वो सीधे त्वचा में कैसे पहुंच जाता है ये बात वैसे भी रहती है। नख नेत्रात पाहणे चटकन लक्षात येणार, ये तो सही है, लेकिन ऐसा है कि दूसरे किसी भी तरीके से अगर हम देख सकते हैं तो हमें वो चाहिए। अभी इतनी सारी इन्वेस्टिगेशंस की जाती है क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण में मर्यादाएं हैं, इसलिए इतनी सारी इन्वेस्टिगेशंस की जाती है। एक पेशंटची सर्जरी अवॉइड करता आली आहे आणि अजून दोन स्पाइनचे पेशंट्स आहेत,
दोघांना सर्जरी ऍडवाइस केली आहे आणि त्यांना सर्जनने सांगितलंय लवकर ऑपरेट करा, नहीं तर पैरालिसिस होगी। ये तो बहुत सारे मरीजों में दिखता है। स्पाइन सर्जरी वैसे बहुत डिफिकल्ट है, अगर इसमें तकलीफ हो जाती है, बाधा हो जाती है, तो पेशेंट कुछ भी आगे नहीं कर पाता, पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। ये बहुत सोच समझ कर होना चाहिए, ये एक बात। और सुश्रुताचार्य का जो कहना है कि सर्जिकल केस है तो उसमें औषध दे सकते हैं, लेकिन औषध से साध्य जो विकार है उसमें सर्जरी कभी नहीं करनी चाहिए। तो इस बात को सदैव ध्यान में रखें। अब ऐसा होता है कि कब हमें सोचना है कि बस अब मेडिसिन काम नहीं करेगी, सर्जरी ही आवश्यक है, ये कब और कैसे डिसाइड करेंगे, ये हमारे लिए एक बड़ा मुद्दा है। वाताचे कर्म विहन सांगितले आहे। वातवृद्धीमुळे किंवा क्षयामुळे त्याचे विहन कर्म बिघडते। ऑस्टिओफाइट डिस्क प्रोलॅप्स स्रंस या अवस्थेत याचा विचार करून चिकित्सा केल्यास चांगले यश मिळते। काही सीएच्या अवस्थांमध्ये याचा उपयोग होतो। इसमें ऐसा है कि ये एक पर्सपेक्टिव कि वायु इसमें महत्वपूर्ण है। शैथिल्य एक श्वास वगैरह इसमें शैथिल्य होता है धातुओं का, और उसके कारण भी होते हैं। अम्ल रस शैथिल्य निर्माण करने वाला इस प्रकार का है। तो सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें चिकित्सा करनी है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि अब हम इसको टाल नहीं सकते। जो नए नए परीक्षण इस प्रकार से आ रहे हैं उनको हम ठुकरा नहीं सकते। ये प्रत्यक्ष प्रमाण का ही एक्सटेंडेड रूप है, तो ठीक है, प्रत्यक्ष प्रमाण में उसका स्वीकार है। सिर्फ उसका इंटरप्रिटेशन एलोपैथी के जरिए होता है, वो हमें नहीं चाहिए। अभी हम क्या कर रहे हैं, उसका एलोपैथी में इंटरप्रिटेशन है, उसको हम आयुर्वेद में इंटरप्रेट करना चाहते हैं। तो सीधे टेक्नोलॉजी से आयुर्वेद में अगर हम उतर आ सकते हैं तो बढ़िया होगा, और उसके आधार पर साध्यासाध्यता गंभीरता रोग की अगर समझ पाएंगे तो भी अच्छा होगा। अभी हमारा एक्सपीरियंस लैकिंग है, ये एक अहम मुद्दा है कि मैं कैंसर की प्रैक्टिस करता रहा हूँ, हर रोज 4-5 नए मरीज देखता हूँ कैंसर के। फिर भी एक ऑन्कोलॉजिस्ट 40-50 मरीज देखता है तो मुझसे 10 गुना ज्यादा इस प्रकार का। तो अनुभव एक अलग चीज इस प्रकार की होती है। और फिर अनुभवों के आधार पर कुछ बातें अलग इस प्रकार की होती। तो मेरे कहने का मतलब है कि हम अपनी तरीके से सोचने का प्रयास करें कि हमें अगर इसमें से टेक्नोलॉजी से सहायता लेनी है तो हमें क्या देखना है इस प्रकार से, और उसके लिए टेक्नोलॉजी डेवलप करें। छोटी छोटी चीजों को लेकर टेक्नोलॉजी डेवलप हो सकती है। कोलटकर सर ने बल मापन के लिए ये जो ब्लड प्रेशर का जो कफ होता है उसको प्रेस करना और फिर भारत कितना ऊपर जाता है देखना वगैरह, इस प्रकार से कुछ किया था। तो इस प्रकार से अगर हम सोच सकते हैं या वातजुष्ट पित्तजुष्ट कफजुष्ट रक्त के बारे में सोच सकते हैं तो शायद जो बात एलोपैथी किसी दूसरे परीक्षण के द्वारा सामने ला रही है वो हमारे सामने दूसरे किसी तरीके से आ जाएंगी, ये भी बात पॉसिबल इस प्रकार की है। तो मैं इस पक्ष में हूं कि आधुनिक परीक्षण जो है उनको हमें बिल्कुल ठुकराना है, इस प्रकार की बात नहीं है। वो ध्यान में रखो। और कैंसर जैसे विकारों में ये काफी जगह प्रचलन में आता है। मेरे एक रिश्ते में ही मरीज था,
एक ही बार उसको सरक्त मूत्र प्रवृत्ति हुई, दाह वेदना कुछ भी नहीं इस प्रकार से। फैमिली डॉक्टर ने सिटाल ये मेडिसिन देकर उसको वापस भेज दिया और फिर वो सरक्त मूत्र तो बंद हो गया। फिर 4 महीने के बाद पीठ में दर्द आरंभ हुआ। पहले तो उसने कुछ नहीं किया, कुछ बाम लगाया, कुछ एनाल्जेसिक्स ले ली वगैरह वगैरह। जब उससे रिलीफ नहीं मिला तो डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने हिस्ट्री भी पूछी नहीं और एक्सरे एडवाइस किया। एक्सरे में एक किडनी नॉन फंक्शनिंग आई थी। फिर भी सोनोग्राफी तक नहीं की, डायरेक्ट रिट्रोग्रेड पाइलोग्राफी एडवाइस की। उसमें वही निकल आया कि एक किडनी नॉन फंक्शनिंग है। तो फिर रेडियोलॉजिस्ट ने किडनी एब्सेस क्वेरी इस प्रकार का रिमार्क किया, जबकि एक भी बार कभी बुखार नहीं आया था। और एब्सेस ड्रेन करने के लिए ओपन किया और फिर पता चला कि अरे ये कैंसर है और मिडलाइन क्रॉस कर चुका है, काफी फैल गया है। तो किसी भी डॉक्टर ने हमारे पास मरीज आया है, उसको भली भांति जांच करनी है उसकी और निदान करना है, ये कोशिश ही नहीं की, सिर्फ यंत्रों पर निर्भर रहे और उसका इंटरप्रिटेशन भी ठीक नहीं रहा। तो बाद में वो केस मेरे पास आई। उसको 2 महीने का आयु बताया था, 4 महीने जिंदा रहा, लेकिन वो भी मिजरेबल आयु इस प्रकार का रहा। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि इस प्रकार की स्थिति में हमें निदान करना है, ये सबसे अहम मुद्दा है। दृष्टी पण महत्वाची सर। तुम्ही 4-5 रुग्ण पाहून जो अनुभव मिळवता, ऑन्कोलॉजिस्ट 40-50 रुग्ण पाहूनही मिळवत नसेल, ये अलग बात है, क्योंकि वो मरीज को देखते ही नहीं है। ये सबसे अहम मुद्दा है। मरीज को हाथ भी नहीं लगाते, सिर्फ रिपोर्ट्स देखते हैं, दवाइयां लिख देते हैं। हाँ, ये खास करके युवा पीढ़ी जो है वो इस प्रकार से कर रही है। हाँ, चाहे उसमें ट्यूमर दिख रहा है, हाथ में लग रहा है, फिर भी हाथ लगाकर तो देखना चाहिए, ट्यूमर हाथ में लग रहा है इस प्रकार से, वो भी नहीं करते हैं। तो ये तो मूर्खता है, ये शास्त्र का दोष नहीं है, करने वालों का दोष है। और जो 60 के ऊपर वाले डॉक्टर है वही शायद अभी परीक्षण करते रहते हैं, रुग्ण का, हर रुग्ण का परीक्षण करना। मैंने शुरू से ही ये बात रखी थी कि हर रुग्ण को लिटा के उदर परीक्षण, नाड़ी परीक्षण ये सब करवाना और फिर अपना जो निर्णय है वो निश्चय रोग के बारे में वो कर लेना इस प्रकार से। तो ये एक बात सही है कि कौन कैसे सीखता है। मैं अगर सीखना चाहता हूं तो ही मैं सीखता हूं। मैं अगर सीखना नहीं चाहता तो आपके पास कितने भी अच्छे यंत्र हो, आप सीख नहीं पाओगे। या कितने भी अच्छे गुरु के पास आप जा रहे हैं, आप सीख नहीं पाओगे। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि हम उसमें बह जा सकते हैं। अभी एलोपैथी के डॉक्टर उसमें बह जाते हैं, अरे अरे इतना बड़ा ट्यूमर है, ऐसा है, ये सिम्टम्स है, अब कुछ नहीं होने वाला वगैरह वगैरह, सर्जरी का ऑप्शन है। अभी बहुत अजीब अजीब मरीज आते हैं, लिम्फोमा इन हार्ट, जो मैंने पहली बार देखा। हृदय में, साक्षात हृदय में, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में लिम्फोमा बढ़ा है इस प्रकार से। तो ये बड़ा अजीब है। अब एलोपैथी के हिसाब से कुछ भी नहीं कर सकते। ईएफ सिर्फ 25% है, कार्डियक कंडीशन अच्छी नहीं है तो सर्जरी इम्पॉसिबल है।
और केमोथेरेपी वगैरह भी सूट नहीं होगी, वैसे भी मरीज को सांस फूलती है। तो इस प्रकार की अवस्था में एलोपैथी क्या कर पाएगी? कुछ भी नहीं कर पाएगी। छोड़ देना चाहिए इस मरीज को। कुछ कोशिश करेंगे तो मेरी मरीज मर जाएगा और कुछ नहीं होगा। तो सोच भी नहीं सकते इस प्रकार की अवस्थाओं में कैसे करना है, क्या करना है इस प्रकार से। तो हमें हमारा कर्तव्य भली भांति निभाना है। रोगम निदान प्रागरूप लक्षणों का शायद भी ये जो 5 भाव बताए गए वेदांत परिचय, उनके जरिए पूरी परीक्षा करना हर मरीज की आवश्यक है। अगर हम कारणों को ढूंढेंगे नहीं, लाइफ स्टाइल देखेंगे नहीं, पूर्वोत्पन्न व्याधि देखेंगे नहीं, आनुवंशिकता किस चीज की है वो देखेंगे नहीं, तो संभवतः हम भूल कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं, और उसके लिए फिर जिम्मेदार हम ही हैं, दूसरा कौन है। सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें अगर पता चलता है कि नहीं असाध्यता है, कुछ होने वाला नहीं है, तो फिर हम बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए सिर्फ प्रयास कर रहे हैं ऐसा कहे कि, या उसके भी आगे है तो प्रत्यक्ष चिकित्सा करके देखेंगे, अगर रिस्पांस मिलता है तो आगे बढ़ेंगे, इस प्रकार से कहेंगे। लेकिन फिलहाल इस प्रकार के देखने वाले, प्रकार से देखने वाले कितने वैद्य है। ज्यादातर ऐसा होता है कि हमने जो कुछ कुछ पढ़ा है, हमने जो कुछ प्रैक्टिकली देखा है हमारे गुरुजनों से, उसके ही आधार पर हम चलते रहते हैं, ज्यादा सीखने की, ज्यादा पढ़ने की कोशिश नहीं करते। विचार मंथन, विचार विमर्श उसके बारे में नहीं होता है। और फिर मूल रूप से मुझे रुग्ण को समझना है। ये अगर बात ही मन में नहीं है तो कुछ नहीं होगा। क्लिनिक में जो छात्र पुड़िया बनाते हैं, उनको ऐसा लगता है कि उनको कुछ नहीं मिल रहा है। और जो वैद्यों के साथ रुग्ण परीक्षण देखते रहते हैं, उनको लगता है मुझे बहुत कुछ समझ में आ रहा है। क्योंकि मैं हर घड़ी मेरे गुरु के साथ इस प्रकार का हूँ, और वो क्या क्या कर रहे हैं वो देख रहा हूँ। लेकिन गुरु के मन में जो विचार श्रृंखला होती है वो कहाँ देख पाएंगे। क्योंकि उस विचार श्रृंखला को छू लेना तभी पॉसिबल है जब हमारा भी उतना अध्ययन हो, हमारा भी उतना प्रैक्टिकल हो, तभी उस विचार श्रृंखला को समझ पाएंगे। और चाहे पुड़िया बांधने वाला विद्यार्थी या छात्र उस प्रकार के सोच सकता है, अरे ये दवा क्यों डाली गई है, और ये कॉम्बिनेशन कैसे बना है, वगैरह वगैरह इस प्रकार से। हमने एक सिस्टम बनाई है, वो अभी पूरी तरीके से काम में नहीं आ रही, फिर भी वो कोशिश करूंगा मैं फिर से, कि जिस छात्र ने हिस्ट्री ली है वही छात्र परीक्षण के समय अंदर आए। परीक्षण होने के बाद जब प्रिस्क्रिप्शन तैयार हो जाएगा चिकित्सा का, तो पुड़िया बनाने के लिए वहां जाए। और फिर पुड़िया जब देनी है, उसको परहेज वगैरह के बारे में बताना है, तो वही छात्र उनसे रिएक्ट करे। और उसमें अगर आगे कुछ दिक्कत आती है तो अपना फोन नंबर उस मरीज को दे दे, ताकि वो पहले उनको ही कांटेक्ट करेंगे। क्योंकि उसको सभी केस के बारे में पता है, मालूम है इस प्रकार से। तो 4-5 नए केसेस है या फॉलोअप्स है, इस प्रकार से है। तो 4-5 छात्र है तो ये आसानी से हो सकता है कि वो देखे, फिर अंदर आए, फिर बाहर चला जाए, तो इसमें सर्कुलेशन भी रहेगा, नए नए छात्र अंदर आते रहेंगे। अब छात्र किस बरस में पढ़ रहा है, ये भी एक अहम मुद्दा होता है इसमें। कितने बरसों से क्लिनिक में आ रहा है, ये भी एक मुद्दा होता है। जो सीनियर्स है, चौथे पांचवें बरस में, या फिर ये एमडी कर रहे हैं, उसमें भी सेकंड ईयर थर्ड ईयर में है, इस प्रकार से।
तो उनसे ज्यादा अपेक्षाएं हैं क्योंकि वो काफी देर से आ रहे हैं और वो समझने की कोशिश करते रहेंगे कि ये मरीज अगर मेरे पास आता तो मैं किस प्रकार से उसमें विचार कर, मैं किस प्रकार का प्रिस्क्रिप्शन लिख देता और सर ने क्या लिखा है उसमें कहाँ अंतर है, कौन सी नई दवा इसमें प्रयोग में लाई गई है। तो जब उसके सामने उसका मरीज आएगा आगे चलकर वो प्रैक्टिस करेगा तब उसके लिए ज्यादा परेशानी नहीं होगी क्योंकि विचार तैयार हो। हमें गुरु से क्या सीखना है, तो गुरु से विचार सीखने हैं, यही महत्वपूर्ण। और गुरु के विचार, गुरु जैसे विचार कर पाना ये काफी मुश्किल बात है। तो ये उनके अध्ययन, उनके अनुभव के आधार पर उनके विचार रहते हैं और उतना अध्ययन कर पाना, ये तो कम से कम हमें करना है। अनुभव तो बाद में ही मिलेगा, अनुभव तो इस समय में नहीं मिलेगा, लेकिन इसके जरिए ज्ञान प्राप्त करते रहना ये तो आवश्यक इस प्रकार का है। और ऐसा अगर करते रहते हैं तो हम निदान कर पाएंगे, हम चिकित्सा दे पाएंगे, उसमें सफलता मिलेगी, ये महत्वपूर्ण है। तो हम बात कर रहे थे प्रत्यक्ष की, प्रत्यक्ष का जो एक्सटेंडेड रूप अभी दिख रहा है बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस के जरिए तो उसको भली भांति समझ लेना है। उसका इंटरप्रिटेशन आयुर्वेद में कैसे करेंगे, ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है। तो हमारे ग्रुप में जो भी इंटीग्रेटेड विचार वाले वैद्य हैं वो अगर इसमें अपना योगदान देना चाहते हैं तो मेरा अपील है अभी इसमें आयुर्वेदिक दृष्टिकोण कभी भी दूर होना नहीं चाहिए। आप चाहे एलोपैथी का कितना भी जिक्र करो, लेकिन आयुर्वेद की दृष्टि से क्या करना है ये तो सामने रखना ही है। और इंटरप्रिटेशन किस प्रकार से हो सकता है ये बात अगर सामने आती है, अलग हर एक का अलग अलग इस प्रकार का रहेगा, तो शायद सभी बीएमएस लोगों के लिए हम क्लिनिकच्या विद्यार्थ्याने दर आठवड्याला एक सीएची केस टाकली तर त्यावर डिस्कशन होऊ शकेल आणि सगळ्यांना फायदा होईल। जेएसवीसी ग्रुप ये बात कही गई थी पीछे भी, हुई नहीं एक्चुअली मुझे समय नहीं मिलेगा इसमें दखल अंदाजी देने का, लेकिन मैंने ऐसा कहा था कि मेरे जो असिस्टेंट्स हैं सीनियर्स हैं वो बैकग्राउंड नोट को लिखे उस केस के आधार और ये काम उसी दिन पूरा किया जाए बैकग्राउंड नोट, ताकि आगे फिर भूल जाएंगे। और फिर अगले दफा फॉलोअप के लिए पेशेंट आएगा तो मेरे सामने वो बैकग्राउंड नोट भी आ जाएगी, जिससे मुझसे कुछ मुद्दे छूट गए हैं तो वो मेरे ध्यान में आएंगे निदान के जरिए, चिकित्सा के जरिए, और मैं चिकित्सा में परिवर्तन कर सकता। इसमें ऐसा है कि अगर ग्रुप में इसको डालना है तो मेरे लिए कोई एतराज नहीं है लेकिन किसी को इसमें दिलचस्पी लेनी है, इस प्रकार से करना है और फिर बहस होगी उसके बारे में, तो जो उसमें मुद्दे उठाए गए हैं वो फिर से मेरे सामने लाने हैं इस प्रकार से। और जब मरीज सामने आएगा वो चाहे बैकग्राउंड नोट के जरिए हो या इस प्रकार से जेएसवीसी ग्रुप के आधार पर हो,
नए मुद्दे अगर सामने आते हैं या किसी का दूसरे का कुछ अनुभव है उसके बारे में वो भी सामने आए तो भी ठीक है इस प्रकार से। और इससे एलोपैथिक टर्म्स का इंटरप्रिटेशन क्या क्या हो सकता है या क्या क्या हमारे दृष्टि से देखना चाहिए इसके बारे में भी पता लगता रहेगा और फिर इसके आधार पर हम ये केवल आयुर्वेद के वैद्य ही इसका प्रयोग करे प्रातिपदिक कोश का ऐसा नहीं बल्कि बीएमएस होकर जो एलोपैथी की प्रैक्टिस कर रहे हैं वो भी इसमें शामिल हो जाए और अपने अपने तरीके से आयुर्वेद की प्रैक्टिस करेंगे तो आयुर्वेद के प्रैक्टिशनर्स की संख्या बढ़ेगी हमें रिजल्ट चाहिए आयुर्वेद से किसी ना किसी तरीके से चाहे आप शुद्ध आयुर्वेद के विचारों से चलो चाहे इंटीग्रेटेड विचारों से चलो लेकिन आयुर्वेद तो छूटना नहीं चाहिए आधा अधूरा आयुर्वेद नहीं होना चाहिए जितनी भी पॉसिबिलिटीज है वो सभी हमारे सामने आ जानी चाहिए तो बात बनेगी कि हम अच्छी तरीके से हर केस के बारे में सोच सकेंगे और हमारी यशस्विता बढ़ेगी तो अभी ये इस प्रकार का होता है कि हम गुरु के पास रहते हैं परीक्षण देखते रहते हैं तो हमें ज्यादा समझ में आएगा ये गलत बात है अगर हम सोचेंगे तभी हमारे ध्यान में आएगा हम सोचेंगे नहीं तो कुछ नहीं होगा और इसलिए हमें क्या सीखना है इसके बारे में हमें सोचना है किस प्रकार से सीखना है इसके बारे में सोचना है और हम सीखना चाहेंगे तभी हम सीख पाएंगे नहीं तो हम सीख नहीं पाएंगे तो पहले तो ये इच्छा होनी चाहिए कि मुझे सीखना है इस प्रकार से और फिर जो मेरे पास हो उसी के आधार पर मुझे सीखना है मेरा एक अनुभव रहा मैं कानिटकर शास्त्री के पास मुझे भेजा गया था गुरु के कानिटकर गिरगांव में और बहुत भीड़ रहती थी और महीने 2 महीने की गुड़िया देनी देती थी मैं खुद उनका एक बाबू करके नौकर था वो उनकी पत्नी कभी कभी एक दो दूसरे छात्र या उनका लड़का वगैरह ये सब पुड़िया बांधते थे मैं महीना भर वहां जाता रहा सिर्फ एक दिन उन्हें मुझे बाहर बुलाकर एक सोरियासिस का पेशेंट दिखाया बाकी हम सिर्फ पुड़िया ही बांध रहे थे बाकी कुछ भी नहीं हुआ उनसे मुलाकात भी नहीं हुई या बातें भी नहीं हुई कुछ भी नहीं हुई और मैं तो सेकंड ईयर में था उस समय फिर भी उसमें से एक पता चला कि लक्ष्मी विलास बूटी का काफी इस्तेमाल करते हैं दौर्बल्य जब जब होता है तो लक्ष्मी विलास बूटी देते हैं मुझे दिया करते करते ध्यान में आया इस प्रकार से तो कहने का तात्पर्य अर्थ है कि हमें सीखना है भली भांति सीखना है तो किस तरीके से हम सीख सकते हैं इसके बारे में पहले सोचो और गुरु जैसे बनने का प्रयास करो उतना उनका जितना अध्ययन है उनका जितना अनुभव है वो समझने की कोशिश करो और यह अध्ययन केवल गुरु ग्रंथों का ही होगा ऐसा नहीं संस्कृत का अध्ययन भी इसमें अहम भूमिका रखता है तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अगर हम सीखने की कोशिश करेंगे तो हम जरूर सीख पाएंगे वैद्यों की संख्या बढ़ेगी और यशस्विता बढ़ेगी और उसका फायदा हम सभी को मिलेगा और समाज को मिलेगा ठीक है कल आगे बढ़ेंगे आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिल जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने तां प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्
ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। विरम्यते व्याख्यानव्यापारात्। श्वः पुनर्मिलिष्यामः।